नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक जो है जीएस के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे लोअर पीसीएस या फिर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जहाँ जीएस पूछा जाता है तो उसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है हड़प्पा सभ्यता से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना किसी विलम्ब के आज हम शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका पहला स्थल हड़प्पा प्रकाश में आया था। दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी और उत्खनन कराया था, तो इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्योंकि शुरू में जो सभ्यता है सिंधु नदी घाटी के आसपास इसके स्थल मिल रहे थे, तो इस वजह से सर जॉन मार्शल ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा था। देखेंगे इसमें कि जो इतिहास के तहत, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में, जब मैंने भारतीय इतिहास पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि इतिहास को अलग अलग तरीके से समझा जाता है उसके साक्ष्य के आधार पर, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था प्राक इतिहास है ना, और फिर मैंने बताया था आद्य इतिहास, और उसके बाद मैंने बताया इतिहास। तो ये जो सभ्यता है ये आद्य इतिहास के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? आद्य इतिहास। आद्य इतिहास कह सकते हैं, यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है ना। चूंकि इसमें पुरातात्विक सामग्री तो मिलती है उत्खनन में, साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो लिखित साक्ष्य भी मिलता है। सिंधु जो सभ्यता की जो लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि जिसको कहते हैं बृष्टोफूदन, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। तो कोई उस जो लिखित साक्ष्य से कोई अभी तक कुछ इस तरीके की चीज़ें निकल कर नहीं आई हैं ताकि इस सभ्यता की जो है बारे में इस लिखित साक्ष्य से कुछ जो है अंदाज़ा लगाया जा सके या कुछ उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना। तो ये आद्य काल के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे अगर धातु के रूप में देखेंगे इस सभ्यता को, तो चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ताम्र पाषाण काल में तांबा पहली धातु थी जिसका मानव ने प्रयोग किया था, और इस कालखंड में क्या होगा, तांबा और टिन मिलाकर क्या है, कांसा बनाया जाएगा, है ना। कांसा बनाना शुरू कर देंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो इस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ये तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, है ना। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जिक्र कौन करता है। तो देखेंगे 1826 में चार्ल्स मैसिन नामक एक विद्वान है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है पुरावशेष के बारे में सबसे पहले जिक्र करेगा और ये बताएगा कि यहाँ पर एक कोई टीला है। उसके बाद देखेंगे आप कनिंघम महोदय जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है स्थलों का भ्रमण करेंगे, ठीक है। कब कब करेंगे ये हमें ध्यान रखना है। 3 बार करते हैं। कितने बार करते हैं? 3 बार करते हैं। 1852 में, फिर 1856 में और फिर 1872 में, ठीक है। और यहाँ से एक क्या है, एक मोहर प्राप्त करते हैं जिस पे वृषभ बना होता है, बैल बना होता है। तो इस बैल को क्या कहते हैं कि इसको जो है एशिया जो है बाहरी देश का साक्ष्य मानते हैं, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य नहीं मानकर बाहरी देश का साक्ष्य मानते हैं, और इस वजह से एक गलत अवधारणा देते हैं और इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। एक क्वेश्चन आया भी है कि भाई कौन सा विद्वान था या पुराविद था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को नहीं पहचाना, तो कनिंघम थे, ठीक है। फिर अगला चलेंगे कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जो है हड़प्पा की खोज करेंगे। ये पाकिस्तान का एक स्थल है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे स्थित था, है ना।
तो इसकी ये खोज करते हैं और फिर ये पता लगता है इस सभ्यता ये जो है पूरी सभ्यता जो है प्रकाश में आने लगती है। फिर 1924 में आप देखेंगे सर जॉन मार्शल जो है सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व पटल पर रखते हैं, इसके बारे में घोषणा करते हैं कि हमने एक ऐसी सभ्यता खोज ली है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं और इसकी क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें हैं इसको जान लेते हैं। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पर था। सभ्यता का विस्तार, ठीक है, सभ्यता का विस्तार। तो देखेंगे पाकिस्तान, चूँकि सबसे पहले तो पाकिस्तान में ही इसके स्थल मिले, फिर भारत, और अपवाद के तौर पे देखेंगे तो अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान में भी इसके जो है ये सभ्यता वहाँ पर भी प्रकाश में दिखाई देती है, वहाँ पर भी इसके स्थल दिखाई देते हैं, जैसे है सोर्तघई और मुंडीगाक। ये दो स्थल हैं अफगानिस्तान के जो इस सभ्यता से संबंधित हैं। बाकी ज़्यादातर स्थल जो इसके हैं वो भारत में मिले हैं, समझ रहे हैं, भारत में मिलते हैं। अब हम चलते हैं इसकी जो क्षेत्र हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसकी पूर्वी सीमा क्या थी इस सभ्यता की और कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पर थे, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखेंगे जैसे कि आप जानते हैं इस साइड पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश का एक स्थल है जो इसकी पूर्वी सीमा पर, इसकी पूर्वी सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता की, और ये हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पश्चिम में जाएंगे सुतका गेंडोर, ये पाकिस्तान का स्थल है और ये दक्षिण बलूचिस्तान में था, ठीक है, पाकिस्तान। और ये दास्क नदी के किनारे स्थित था, ठीक है, दास्क नदी। फिर आप देखेंगे उत्तरी स्थल है माडा, जम्मू कश्मीर का है। और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था, चिनाब नदी। फिर आप देखेंगे दाइमाबाद, दाइमाबाद ये जो है महाराष्ट्र का स्थल है ना, महाराष्ट्र में था। और आप देखेंगे एक कौन सी नदी के किनारे स्थित था, पिरवरा नदी, पिरवरा नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसकी सीमा हो गई, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर, और उत्तरी सीमा जो है माडा, और दक्षिण सीमा दाइमाबाद। आप देखेंगे पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई है 1600 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण अगर देखेंगे तो कितना था, 1400 किलोमीटर। और उसका कुल इसका क्षेत्रफल था जो माधव स्वरूप वत्स बताते हैं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास। ये आप समझ गए होंगे। अगला चलते हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ज़्यादातर आप देखेंगे जो स्थल हैं उसके साक्ष्यों से पूछा जाता है कि कौन, ये वाला जो है साक्ष्य कहाँ से मिला, सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला, है ना, गोदी वाला का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो जो इसके जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उन पर एक एक करके हम डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके निर्माता कौन थे
और बहुत सारे विद्वानों ने इसकी जो है समय अवधि दी है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके कालखंड को भी 3 भागों में बांटा गया है। उसको समझ लेते हैं क्या है। पहले तो कालखंड को, जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार प्राक हड़प्पा है ना, प्राक हड़प्पा पहला इसका जो अगर देखेंगे चरण प्राक हड़प्पा है, यानी कि ऐसा चरण जिस समय ये सभ्यता, जैसा कि आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। लेकिन नगर अचानक तो नहीं पनपे होंगे, कुछ नगर तो अचानक पनपे, लेकिन ज़्यादातर नगर जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से नगर की पृष्ठभूमि की ओर बढ़े। तो प्राक हड़प्पा जो है वो ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है इसकी, ठीक है। और इसका अगर हम देखेंगे समय अवधि तो 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व ये माना जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे सेकंड फेज, विकसित हड़प्पा भी कहते हैं, है ना, विकसित हड़प्पा। ये इस विकसित हड़प्पा में आप देखेंगे कि ये वाला जो फेज है यही नगरीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे नगरीय चरण, और इसका जो कालखंड अगर देखें तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, है ना, 1900 ईसा पूर्व, लगभग 700 वर्षों का समय। थर्ड फेज है, तीसरा जो चरण है उत्तर हड़प्पा, नगरीय पतन का चरण, यानी कि ऐसा चरण जब जो नगरीय इसके जो मानक थे, जो नगर के जो प्रमुख मानक होते हैं उसमें धीरे धीरे ह्रास होने लगा था। तो यहाँ पर देखेंगे 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, ठीक है। ये 3 चरण आते हैं और तीनों चरण में कुछ ऐसे स्थल हैं जो सिर्फ प्राक हड़प्पा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ ऐसे स्थल हैं जो सिर्फ विकसित हड़प्पा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और कुछ ऐसे स्थल हैं जो सिर्फ उत्तर हड़प्पा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और कुछ ऐसे भी स्थल हैं जो तीनों चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीनों चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो तीनों चरण में अगर जैसे देखेंगे तो धौलावीरा आता है ना, जो ग्रामीण संस्कृति से उठकर विकसित जो है हड़प्पा तक आया, फिर उत्तर हड़प्पा तक उसका चरण आता है। आप देखेंगे जो उत्तर हड़प्पा वाला जो सेक्शन है ये ताम्रपाषाणिक उससे भी जुड़ा हुआ है। जब जो हड़प्पा सभ्यता जो है इसका जब कहेंगे इसके नगरीय चरण का जब पतन होता है, उसमें ह्रास होता है, तो इसके जो कारीगर हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाते हैं और वो तांबे के जो है कारीगरी करते हैं, तांबे धातु से कारीगरी करते हैं। ये ध्यान हमें रखना है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, ठीक है, निर्माता। निर्माता, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल यहाँ पर 4 जो है देखेंगे प्रजाति समूह हैं, जिसमें है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा देखेंगे आप भूमध्य सागरीय,
फिर देखेंगे तीसरा मंगोलाइड, और चौथा था अल्पाइन। तो ये 4 जो है प्रजातियां हैं जिससे ये कहा जाता है कि इन चारों ने मिलकर निर्माण किया था। लेकिन बाद में शोध के बाद ये पता लगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल निर्माता थे वो भूमध्य सागरीय थे, जिसको मेडिटेरियन बोलते हैं, और ये द्रविड़ जाति से जुड़े हुए थे, है ना, द्रविड़ से। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? भूमध्य सागरीय लोग, है ना, द्रविड़ प्रजाति से जो संबंधित थे, ठीक है। अगला चलते हैं। अब देखेंगे विभिन्न विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या इन्होंने जो है तिथियां निर्धारित की हैं, ठीक है। क्या क्या इन्होंने तिथियां निर्धारित की हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। विद्वानों द्वारा दी गई या निर्धारित की गई, दी गई या फिर निर्धारित की गई तिथि, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चलते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या कहते हैं? जॉन मार्शल बताते हैं कि ये जो सभ्यता है वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के मध्य ये सभ्यता पनपी, और 2750 ईसा पूर्व में सभ्यता नष्ट हो गई। उसके बाद देखेंगे आप अर्नेस्ट मैके हैं। मैके क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व, ये बात करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि माधव स्वरूप वत्स क्या कहते हैं? माधव स्वरूप वत्स कहते हैं, MS वत्स, है ना, ये कहते हैं 3550 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, ये इसका तिथि निर्धारित करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? मार्टिमर व्हीलर कहते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। और उसके बाद आप देखेंगे फेयर सर्विस, फेयर सर्विस इसके जो तिथि निर्धारित करते हैं वो क्या करते हैं? 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। तो ये महत्वपूर्ण है, ये प्रमुख जो तिथियां विद्वानों ने बताई हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसको हमें याद रखना है। क्योंकि अभी देख रहा था मैं, एक एग्ज़ाम हुआ था, वनडे एग्ज़ाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कराया था, तो उसने पूछा था ये क्वेश्चन कि मैके ने कितना माना है उसका, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है, एक एक स्थल को उठाते हैं और हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। अब हड़प्पा जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित था। तो देखेंगे मोंटगोमरी,
जो कि अगर देखेंगे पश्चिमी पंजाब जो है, पश्चिमी पंजाब है ना, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में स्थल स्थित है ना। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, रावी नदी, ध्यान रखना है। और इसकी खोज होती है 1921 ईस्वी में। कौन करता है? दयाराम साहनी करते हैं इसकी खोज, है ना। ये स्थल, ये तो हो गया हड़प्पा के बारे में। लेकिन अभी जानना है कि यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है। देखेंगे ज़्यादातर जो हड़प्पा स्थल है, ज़्यादातर हड़प्पा स्थल अगर देखेंगे आप, तो ज़्यादातर हड़प्पा स्थल में दो तरीके के टीले होते हैं। एक होता है पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, इसको बोला जाता था नगर टीला, नगर टीला। और पश्चिमी टीला, नगर दो भागों में बटा हुआ होता था, ठीक है ना। पश्चिमी टीले को बोलते थे दुर्ग टीला, यानी कि प्रत्येक जो नगर है वो दो हिस्सों में बटा होता था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले में, ठीक है। लेकिन एक अपवाद भी है, वो मैं बताऊंगा, धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वी टीला, मध्य टीला और पश्चिमी टीले में, ठीक है। वो 3 खंडों में बटा हुआ है। तो ये हमें समझना है, याद रखना है। अब एक एक करके इसके साक्ष्य के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या साक्ष्य मिला है। 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है, अन्नागार। 12 कक्षों वाला क्या है? अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब ये हुआ कि अन्न रखने का एक गोदाम, ठीक है। फिर अगला देखेंगे क्या मिला है यहाँ से। अगला है नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति मिली है ना। नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, या कह सकते हैं नर्तक पुरुष की मूर्ति है। और नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर R37 एक समाधि है, उस वो मिलते हैं, ये वाला साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा और देखते हैं यहाँ पर कि क्या और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और मिला है शंख का बना एक बैल मिला है, शंख का बना बैल यहाँ से मिला है। इसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, इसका साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा देखेंगे एच समाधि भी मिली है ना, एच समाधि। और एच समाधि जो मिली है वो हड़प्पा का, मैंने बताया था 3 चरण है, तो उत्तरवर्ती जो हड़प्पा है उससे संबंधित है एच समाधि, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा देखेंगे पीतल का एक इक्का मिला है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इतनी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। कौन सी ज़िले में है? मोंटगोमरी ज़िले में है, ये हमें ध्यान रखना है। पंजाब प्रांत के क्वेश्चन पिछली बार लेक्चरर में आया है, ठीक है। फिर देखेंगे कौन सी नदी किनारे? रावी। किसने खोज की? दयाराम साहनी ने की है ना 1921 में। और मैंने बताया कि प्रत्येक जो नगर है वो 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को कहते थे नगर टीला और पश्चिमी टीला को कहते थे
दुर्ग टीला। ठीक है, 12 कक्षों का अन्नागार मिला है, नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति मिली है। R37 पूछता है क्या है ना, कब्र है या समाधि है, तो R37 समाधि मिली। H समाधि भी मिली। H समाधि मैंने बताया उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित है। शंख का बना हुआ बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा है ना, और पीतल का एक इक्का मिला है। आगे चलते हैं। सेकंड पे हम देखते हैं मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो, इसकी खोज करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं स्थान है कहाँ पर, तो देखेंगे ये है लरकाना जिला है, लरकाना जिला। और ये है आपका कहाँ पर, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत, उसमें पड़ता है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, शॉर्टकट में इसको लिख लीजिए। और किसके किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के। खोज कौन करते हैं, 1922 में करते हैं कौन, रखाल दास बनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। किसका है, सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा में इसको क्या कहते हैं हम, मृतकों का टीला। ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, मृतकों का टीला। अब हम चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे यहाँ पर जो चीज़ मिली है, महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है साक्ष्य के रूप में देखेंगे स्नानागार मिला है, जो इसकी सबसे आश्चर्यजनक इमारत है। अन्नागार का साक्ष्य मिलता है, अन्नागार का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। फिर आप देखेंगे कि एक उस्तरे पर सूती कपड़े का जो है साक्ष्य मिलता है, सूती कपड़े का साक्ष्य है ना, सूती कपड़े का साक्ष्य, वो भी यहीं से मिलता है। फिर देखेंगे नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिलती है, नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिलती है ना। ये कुछ साक्ष्य हो गए। इसके अलावा और चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर और चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो इसका जो पश्चिमी टीला है दुर्ग टीला है ना, दुर्ग टीले में एक स्तूप मिलता है, स्तूप कनिष्क के समय का, कनिष्क के समय का, ये हमें ध्यान रखना है, कनिष्क के समय का है। अगला देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। और देखेंगे यहाँ पर एक पुजारी की मूर्ति भी मिलती है, पुजारी की मूर्ति। महाविद्यालय भवन मिलता है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। पशुपति की मूर्ति मिलती है, ये चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा देखेंगे कि कुछ और भी चीज़ें जैसे हैं इसमें, जैसे हाथी का कपालखंड भी मिलता है, हाथी का कपालखंड, ये चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। तो आज हमें दो ही इसके स्थल हैं, इस पर हमने पढ़ा, उसके बारे में समझा, जाना।